पलायन आयोग का जो मैंडेट था वो ये था पहाड़ से पलायन रोकना, और अपने मैंडेट के विपरीत पलायन आयोग ने खुद ही पलायन कर लिया, खुद ही देहरादून आके बैठ गया। देखिए, पहाड़ से पलायन रोकने का मैंडेट नहीं था, पलायन आयोग का मैंडेट है गवर्नमेंट को सुझाव देना। आपके मन में गैरसैंण को लेके क्या सोच भाई, मेरे मन में तो बिल्कुल क्लियर है, गैरसैंण को राजधानी परमानेंट होनी चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेटिक मास है हमारे यहाँ का, जिस तरह से आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो कितने सीरियस होते हैं आपकी रिपोर्ट को लेके? सर एक बार बताइए, 227 पेज की रिपोर्ट पढ़ेगा? देखिए रमेश जी, उसमें भाई रिपोर्ट जब लिखते हैं तो फिर हर ब्लॉक का डेटा होता है उसमें, जनरलाइज नहीं है, देन ब्लॉक वाइज डेटा है। उत्तराखंड में कोई एक ऐसा व्यक्ति आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो उस रिपोर्ट को इतनी नॉलेज तरीके से पढ़े। जब से आप बने हैं, आपको किसी मिनिस्टर ने अपने यहाँ बुलाया माइग्रेशन को रोकने में हमारा मिनिस्ट्री क्या कर सकती है? चकबंदी पे आपका क्या सोचना है? चकबंदी होनी चाहिए। जो छोटे बवेजा, बड़े बवेजा आज भी बैठे हुए हैं, इनसे बचाना तो पड़ेगा ना हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। आप पौड़ी से हैं? हम तो शिमला रहे वहाँ। सारे बड़े लोग पौड़ी से ही हैं, और पौड़ी इतना पीछे बड़े रह लोग गया। कहाँ, हम वहाँ अरे सर, कहाँ सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारे एनएसएस साहब, सारे बड़े बड़े आर्मी के दिग्गज सब पौड़ी से हैं, और पौड़ी की ये स्थिति है। पौड़ी की स्थिति आप जनरलाइज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी, जिनसे हम जानेंगे कि उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। पलायन को लेकर जो बड़े मुद्दे थे वो आज भी जस के तस हैं या उसमें बदलाव आ रहा है, और आने वाले समय में अगर पहाड़ को खुशहाल बनाना है, लोगों को वापस लाना है, बंजर खेत को आबाद करना है, जो गांव घोस्ट विलेज हो चुके हैं वहां वापस आबादी को लाना है, तो क्या इसके लिए उनकी कोई सिफारिशें हुई है सरकार को, और सरकार इस ओर क्या ध्यान दे रही है? बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेगी, आपका देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आज का स्टेटस क्या है माइग्रेशन को लेकर, स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप हमें बता सके। देखिए, आज का स्टेटस माइग्रेशन को लेकर ये है कि माइग्रेशन जो हमारा डिस्ट्रेस माइग्रेशन था, जो हम मजबूरी का पलायन बोल रहे थे, वो तो काफ़ी हद तक कम हुआ है। पढ़ लिख के नौजवान बाहर जा रहा है, और दूसरा आयाम ये हुआ है कि अब लोग अपने गांव के पास निकटतम जो छोटा शहर है वहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। पहले प्रदेश से बाहर ज़्यादा जा रहे थे, अब लोग प्रदेश के अंदर ज़्यादा हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, खिरसू से लोग श्रीनगर आ गए, या खिरसू से लोग पौड़ी आ गए, जनपद के अंदर ही हैं। पौड़ी से अगर कोई माइग्रेट कर रहा है तो देहरादून तक आ रहा है। ऐसा कम हो गया है कि माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, वो स्थिति अब प्रदेश में कम हो गई। ये मैं आपको 2018 और 2022 के बीच के आंकड़े का जो हमने सर्वे किया है उसका आपको हार्ड डेटा बता रहा हूँ। एक एक ग्राम पंचायत का आंकड़े हैं हमारे पास। ये तो थोड़ा बदलाव ये आ रहा है। दूसरा, अब लोगों का गांव में या पर्वतीय जनपदों में ठहराव बढ़ गया है। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हो रहा है कि कोरोना के बाद काफ़ी लोग रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में है। उसका भी सर्वे चल रहा है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत बहुत लोग संपर्क में हैं जो कि रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं। लोगों की ज़मीन आए हैं या आए थे और अब निकल गए? ना, जो कुछ तो चले भी गए, लेकिन आके ठहराव है, जो मैंने आपको बोला, लोग ठहरे हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, और 2-2 हज़ार नाली, 3-3 हज़ार नाली पे जमीन को लेके, लीज पे लेके अपना काम कर रहे हैं, या होम स्टे बना के काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे आंकड़े भी आए हैं। कोविड के दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई थी, आपको याद होगा, कोविड से जो लोग लौट रहे थे उनको हेल्प करने के लिए। उसमें बहुत अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। लगभग 40,000 लोगों ने, युवाओं ने उसकी मदद ली है, उस योजना की, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कमा के बैंकों का पैसा लौटाना भी शुरू कर दिया। तो आप कह रहे हैं 40,000 लोग सस्टेन कर रहे हैं, ये स्वरोजगार शुरू किया है। वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई थी। वो ये था कि कोविड में जो लोग लौटे उनके मदद के लिए था। उस योजना के बारे में एक अच्छा पहलू ये है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, सरकार आपको मदद करेगी। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, आपको उसमें सब्सिडी भी है, बैंक फाइनेंसिंग आपको करानी होगी, गवर्नमेंट हैंड लोडिंग कर रही है। वो योजना बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, हॉर्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है। तो ये योजनाएं पिकअप कर रही हैं, और अब पहाड़ के आदमी को अब ये समझ में आ रहा है कि स्वरोजगार ही हमको आगे ले जाएगा, चाहे फार्म सेक्टर हो, चाहे नॉन फार्म सेक्टर हो, चाहे टूरिस्ट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। और एक आंकड़े और आपको दूंगा कि हमारा जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में टूरिज्म का
कंट्रीब्यूशन 14-15% पे पहुंच गया है। प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा वो सिकुड़ रहा है, लाइक ऑल वो 8-9% हाँ 8 वो लाइक ऑल डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर सिकुड़ता है, जो हमारा एग्रीकल्चर। नहीं, लेकिन वहाँ एक जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वहाँ ये है कि नॉन फार्म जॉब्स भी ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ ये तो सिकुड़ रहा है, लेकिन नॉन फार्म जॉब उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही नॉन है। फार्म सेक्टर बढ़ रहा है। देखिए सर्विस सेक्टर 50% पे चला गया जीडीपी के, और उस सर्विस सेक्टर में 14-15% टूरिज्म पे है। तो वो एक चेंज बिल्कुल पर क्लियर आ सर, रहा है। आज भी आपके प्राइमरी सेक्टर में यानी कृषि और उससे जुड़े संबंधित कार्यों में आज भी 60% लोग डिपेंडेंट, हाँ वो डिपेंडेंट वो है। तो ये चैलेंज हाँ, नहीं वो है। चैलेंज है, वो चिंता का विषय है। प्राइमरी सेक्टर में भी देखिए, फिर आप उसको सब सेक्टर में तोड़िए तो हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ 10% है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है 3-4% पे ग्रो कर रहा है। लेकिन जो बकरी पालन है ना, पशुपालन, बकरी पालन, फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, वो ग्रो कर रहा है 10% पे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आप इसको सब सेक्टर तोड़ के देखिए तो दिखता है कि साहब ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये ग्रो कर रहा है, और सर्विस सेक्टर में हमारा 14-15% पे टूरिज्म ग्रो कर रहा है और आगे करता रहेगा। बट पॉलिसी मेकर के लिए चैलेंज तो होता ही है ना कि चलिए आप कह रहे हैं कि साहब हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, हमारा पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे मेन सेक्टर है जिसमें सबसे बड़ी आबादी आपकी टिकी हुई है उसका कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी साइज में बहुत छोटा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। और देखिए वो फार्म सेक्टर से जो 60% आप बोल रहे हैं, अब वो नॉन फार्म पे शिफ्ट कर रहा है, और उनको करना होगा। खासकर पर्वतीय जनपदों में प्रॉब्लम है, रेनफेड इरिगेशन है। ऑलमोस्ट केवल मतलब 6-7-8% ही 5% है, 5% इरिगेटेड है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। लैंड होल्डिंग्स कम है, बिल्कुल है ना। आप मैदानी जनपद देख लीजिए, हम लोगों ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर का भी सर्वे किया। खासकर हरिद्वार में लैंड होल्डिंग्स कम हो गई। मान लो एक एग्जांपल दूंगा, उदाहरण है, एक कोई था, उसके पास अगर 100 बीघा जमीन थी, 2 बेटे हुए 50 बीघा, उन 2 बेटे के 2 बेटे हुए 25 बीघा। अब 25 बीघा पे फैमिली सस्टेन नहीं कर सकती, तो मजबूरन उस फैमिली का, उसको नॉन फार्म में जाना पड़ेगा। उस फैमिली का एक आदमी नॉन फार्म में जा रहा है ना। तो ये हो रहा है। आपने कहा ना वहाँ 100 बीघा थी, पहाड़ में तो 50 नाली, 10 नाली, 20 पहाड़ नाली, में 25 नाली, वो भी स्कैटर्ड है। पहाड़ में एवरेज लैंड होल्डिंग 0.6 हेक्टेयर है उत्तराखंड के अंदर। 0.6 हेक्टेयर, यस। मतलब 95% जो है आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। या तो वो कलेक्टिव फार्मिंग करें, जो कि अब शुरू हुआ ना कुछ केसेस में। देखिए जो पढ़ा लिखा युवा बाहर से आया है उसको पता है कि कलेक्टिव फार्मिंग से मैं चल जाऊंगा। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं जानता हूं, जिन लोगों ने, जो लोग खेती छोड़ दी, उनकी ज़मीन लेके लीज पे लेके काम कर रहे हैं। बिकॉज जब तक आपके पास एक कम से कम 30-40 नाली नहीं होगा, एक क्रिटिकल मास तो 30-40 नाली है ना। 10 नाली 5 नाली पे आप सस्टेन नहीं कर सकते, और वो भी वॉल्यूम्स में जब आप करेंगे। तो एक क्रिटिकल मास पे आप बात करिए, डिपेंड करेगा आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। क्रिटिकल मास 30-40 नाली का है, तब तो आप सब्जी कर सकते हैं उसमें, है ना। तब आप उसमें मल्टीपल कर सकते हैं। चलो आप मुर्गी पालन भी कर लो, आप नींबू के पेड़ लगा लो, है ना। ऐसे लोग कर रहे हैं। तो मैं ये मानूं कि पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मजबूरी से होने वाले पलायन में लगातार कमी आ रही। बिल्कुल बिल्कुल हार्ड डेटा है मेरे पास। मजबूरी से जो आके हम लोग कहते थे साहब बर्तन माज रहे हैं दिल्ली जाके, वो नहीं है। वो अब वो फिर कर क्या रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में होटल में काम कर रहे हैं तो किसी 5 स्टार में कर रहा है, 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा है। मतलब थोड़ा बेटर ऑफ हो गया। आप देख लीजिए, आप देहरादून में देख लीजिए, जो मजबूरी वाला है ना वो नहीं है। मजबूरी वाला बहुत कम हो गया है रिलेटिवली। वो कोई स्किल एक्वायर करके कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो मान लो डेटा एंट्री ऑपरेटर ही कर रहा है, 15-20 हज़ार की, 10,000 15 हज़ार की नौकरी कर रहा है। वो मजबूरी वाला अब कम हो गया है। मतलब ये बिल्कुल क्लियर एक ट्रेंड आया है। इस ट्रेंड से तो हम पूरी पिक्चर नहीं क्रिएट कर सकते नहीं। मान लीजिए आपने सर्वे किया, मैं आपके सर्वे से ही ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको 5 लोगों का ये ट्रेंड मिला कि साहब ये मजबूरी में पलायन नहीं किए, ये आसपास के एरिया में किए, बट वो 95% लोगों को तो हम इसी दायरे में नहीं ला सकते ना। नहीं, देखिए सर्वे हमारा 100% होता है। 2 सर्वे हो चुके हैं, 100% है ना। आप कह रहे हैं नोबडी कैन चैलेंज योर डाटा। नोबडी कैन कह रहे हैं। हमारे यहाँ 6,500 ग्राम पंचायत है, 100% ग्राम पंचायत का डेटा है ना। हमारे वेबसाइट पे पड़ा है। 2018 का भी है, 2018 का शुरू का है। देखिए जब ये आयोग 17 के आखिरी में बना, 2017 के आखिरी में आयोग बना, 17 सितंबर के आसपास बना। स्टार्ट करते करते 2-3 महीने लग गए। लोग आए, स्टाफ आया, बजट आया, आप जानते ही हैं, है ना। और आयोग का एक वो बनता है कि साहब आयोग करेगा क्या। इस प्रकार का आयोग किसी प्रदेश में नहीं है। और ये पलायन की समस्या कई प्रदेशों में है
बिहार में मैं गया, राजस्थान में गया, छत्तीसगढ़ में गया, है ना, वही पलायन वर्ड यूज़ करते हैं, वही पलायन की समस्या है। उत्तराखंड का पॉजिटिव ये है, उत्तराखंड ने इस प्रॉब्लम को हेड ऑन लेने के लिए एक आयोग बनाया, उससे चीज़ें फोकस में। बट हम बार बार सुनते हैं कि भाई, हाँ, मैं कई मंचों से सुनता हूँ कि हमने पलायन आयोग बना दिया। तो आयोग तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना पलायन आयोग का। सोल्यूशन नहीं, आयोग है ना? सोल्यूशन तो उसको सेलिब्रेट करने की तो कोई नहीं, जरूरत मैं- नहीं है, ये तो हमारा दायित्व है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, बिल्कुल, इस राज्य ने पलायन आयोग बनाया, इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, कोई खुशी की बात तो है नहीं। नहीं, सेलिब्रेशन नहीं हम कर रहे, लेकिन पलायन आयोग एक थिंक टैंक है। देखिए, पलायन आयोग एक थिंक टैंक है, एग्जैक्टली है ना? वो एक सिफारिशी है संस्थान है। और पलायन आयोग कहीं जमीन पे काम नहीं करता, मतलब कोई मतलब आपकी एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है एग्जीक्यूशन आपका। नहीं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप- नहीं है, हाँ। है ना। हम तो जैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि जो हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है वो आयोग की सिफारिशों पे था, है ना। कोविड के दौरान आयोग ने कहा कि साहब इसके पीछे क्या है, एक PMEGP है, हाँ, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उसी के तर्ज पे बनाया उसकी गया तरफ से बना। वो हमने जब आयोग ने जब पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले सर्वे किया था तो लगा कि यार ये स्कीम ठीक चल रही है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी कि साहब आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और हमारे प्रदेश के हिसाब से टेलरमेड नहीं थी, है ना। तो आयोग ने कहा साहब प्रदेश के हिसाब से, देखिए हर प्रदेश की परिस्थिति फर्क है, वो नेशनल स्कीम है, अभी भी स्कीम है, वो अभी भी अवेलेबल है ना। तो ये आयोग की सिफारिश पे बना, है ना। मुख्यमंत्री तो पलायन रोकथाम योजना, कई चीज़ें ऐसी है जो आयोग ने बोला, गवर्नमेंट ने माना। देखिए, गवर्नमेंट ओवरनाइट तो नहीं किसी चीज़ को करती, आयोग की सिफारिशों को एक उसका अध्ययन होता है, फिर उसके पॉलिसी डिसीजन होता है, फिर ये देखा जाता है कि साहब हमारे पास उतने फाइनेंसेस है कि नहीं। आयोग तो देखिए, क्या ये किया जा सकता था, क्योंकि आप जानते कि हमारी डिकेडियल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो माइनस में है। 2 जिलों की अगर मैं बात करूं, एक अल्मोड़ा है, एक पौड़ी है। तो क्या पलायन आयोग अपने नेतृत्व में 2 ऐसे मॉडल इन 2 डिस्ट्रिक्ट पे खड़ा कर सकता था, जिसको दिखाकर हम एक इंस्पिरेशनल मॉडल दिखाकर दूसरे लोगों को आकर्षित कर सकते थे? क्योंकि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन है। आइए यहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखिए पलायन आयोग, मैंने फिर कहा, थिंक टैंक है। मॉडल अगर खड़ा करना है तो वो संबंधित विभाग करता है और कर भी रहे हैं। ये पलायन आयोग इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है ना, ये आयोग का काम नहीं है। और जो आप डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, वो 2011 का डेटा है ना। उसके बाद हार्ड डेटा आयोग का ही है, सेंसस नहीं हुआ। तो वो डेटा में कुछ अंतर आया क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2018 और 22 के डेटा में इस माइग्रेशन में चेंज आया है। माइग्रेशन में इन टोटल चेंज आया है, बट व्हेन इट टॉक अबाउट पौड़ी एंड अल्मोड़ा, वहां तो आज भी ये स्थिति है सर। वहाँ देखिए, पौड़ी में जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। पौड़ी के आसपास, श्रीनगर के आसपास नहीं है। पौड़ी में ये जो आपका कोट ब्लॉक हो गया, कलजी खाल हो गया, है ना, बाबो हो गया, वहाँ पर इश्यूज हैं। लेकिन वहाँ के लोग कहाँ गए? श्रीनगर चले गए, रामनगर आ गए, है ना। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरा पौड़ी खाली हो गया। ऐसे ही अल्मोड़ा का है, आप कुमाऊं साइड के हैं, अल्मोड़ा में सल्ट, सियालदे, भिकियासेन, है ना, और चौकुटिया कुछ हद तक, ये 4 ब्लॉक्स जो है ना, ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो अल्मोड़ा के आसपास के हवालबाग हो गया, है ना, उस आसपास के क्षेत्र वहाँ नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। वो है भी तो अल्मोड़ा में बैठे या शहरों के अंदर बैठे। तो एक जनरलाइज करना, देखिए अल्मोड़ा में 11 विकासखंड है, पौड़ी में 15 है। ये कहना कि साहब पूरे 15 के 15 विकासखंडों में हो गया, वो एक बड़ा जनरलाइजेशन है ना, ठीक है। जनरलाइज करना ठीक नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, हम जो बोल रहे हैं कि हमारा जो बर्थ रेट है वो भी घट रहा है। 2006 में हमारा पर 1021 पे था, आज हमारा पर 1016 पे आ गया है। तो बर्थ रेट भी घट रहा है। अभी हम लोग एक एजुकेशन पे रिपोर्ट कर रहे थे, अभी करी है, तो उसमें ये आया कि साहब जो हमारे प्राइमरी सेक्शन है उसमें इनरोलमेंट घटा है। तो हमने देखा क्यों घट रहा है, तो वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि बर्थ रेट भी घट रहा है। आप देखें ना, लोग एजुकेट हो रहे हैं भाई, एजुकेट हो उन्हें रहे भी पता है बहुत मुश्किल है। एक परिवार में पहले 4 बच्चे 5 बच्चे होते थे। मैं भी 4 बच्चे वाले परिवार से हूँ, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में 1 बच्चे 2 बच्चे पे आ गए, मेरा है ना 1 ही बेटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अवेलेबल, वो भी आप उस चीज़ को फैक्टर इन करिए ना, हर चीज़ को आप माइग्रेशन से मत जोड़िए। नहीं, लेकिन आपने प्राइमरी एजुकेशन की बात की ना, आपने गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन का डाटा लिया होगा ना, तो सरकार के स्कूलों में तो वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता। एक आदमी जो छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा है, वो चाहता है उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए। रमेश जी, आप जनरलाइज मत करिए। आई एम नॉट जनरलाइजिंग सर। कपकोट का स्कूल है, कपकोट
मैंने तो वो स्कूल को दिखा, सी वो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। हाँ वही बट फिर आप जनरलाइज सर, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मतलब मैं कपकोट वही का कर रहा, एग्जांपल लेके पूरे स्टेट की तस्वीर बनाना गलत है। रानीबाग इंटर कॉलेज, तो इसको हर चीज को जनरलाइज कर, जैसे मैंने आपको कहा पौड़ी को आप जनरलाइज मत करिए, है ना, आप अल्मोड़ा को जनरलाइज मत बट करिए। सर पौड़ी के साथ सीरियस इश्यूज हैं, और मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है। अगर हमने ये टाइम मिस कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो हमें नहीं पता कि हम कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ हो नहीं सकता। जैसे मैं कोट ब्लॉक का आपको एग्जांपल दूँ सर, वहाँ पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप वो वहाँ पर कर रही है, जैसे वो लिलियम की खेती कर रही है, वहाँ पर वो वेजिटेबल ग्रोइंग का काम कर रही है, बट वो वॉल्यूम्स में नहीं है, वो छोटे छोटे उसमें है। Yes. तो क्यों नहीं इसको वॉल्यूम्स में कर मैं सकते भी उसी हैं पे हम? आना चाह रहा था कि हमारे एसएचजीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे कई उद्यमी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वॉल्यूम्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी जो हिमाचल के वॉल्यूम्स आते हैं ना, Exactly. वो नहीं है कि आप सड़कों पे चले जाइए हिमाचल में, अभी तो नहीं, लेकिन आप जैसे बरसात में जाएंगे तो जाम लगता है, कि है ना, ट्रैफिक जैम क्या है, ट्रक्स भर भर के डाउन साइड, मतलब नीचे प्लेन्स की तरफ सेब के ट्रक भरे हुए आ रहे हैं, है ना, टमाटर के ट्रक भरा है, वो वॉल्यूम्स नहीं आ रहा है, वो वॉल्यूम आएगा, है ना, वो हमको वहीं वो तक आएगा कब? हमारे अधिकारी मिनिस्टर सब तो फॉरेन तक घूम आए, वहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्टडी करके आगे, जैसा कि वो करते हैं, तो वो भी वो वॉल्यूम्स में ही काम करते हैं। उसमें पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं है, कोई दुनिया भर घूम के कोई खेल तो अलग वॉल्यूम्स से का है नहीं। सारा, एक ही तरह खेल वॉल्यूम्स का है, वो सीधी सी बात है। आई एग्री, खेल वॉल्यूम्स का है। आप नौगांव में चले जाइए, वहाँ वॉल्यूम्स का खेल वॉल्यूम्स का खेल है ना, यमुना वैली चले जाइए, उनको शायद हिमाचल का फायदा मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, वॉल्यूम्स का खेल तो वॉल्यूम्स। लेकिन वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पलायन के 3-4 मेन कारण थे सर। एक था रोजगार, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा था स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, तीसरा शिक्षा था, चौथा कनेक्टिविटी का, है ना। तो मेन क्या है कि हमें फार्म सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना है। पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये है। क्या पलायन आयोग ये मानता है कि डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये इस सेक्टर पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल फ्रैंक आंसर दीजिएगा सर। देखिए, ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या होता कि कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज इन द सेंस कि इनके स्टाफ की कमी थी, है ना, पहाड़ों में इनके यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे रिक्रूटमेंट आया है, धीरे धीरे स्टाफ पोजीशन पे आया है। दूसरा, ये डिपार्टमेंट्स ज़्यादातर सेंट्रल फंडिंग पे डिपेंडेंट है ना, काफ़ी हद तक, खासकर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हद तक। नहीं, हमने तो, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो यहाँ मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना शुरू की उन्होंने। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इन्होंने इसी तर्ज पे स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन भी शुरू किया। तो कई सारी स्कीम्स शुरू की हैं स्कीम्स केंद्र बहुत तर्ज है, पे। स्कीम्स बहुत तो है। सवाल इस बात का है कि हमारी अप्रोच जो, जैसा कि आपने कहा, वो ये है कि हम खर्च कितना कर रहे हैं। हमारी अप्रोच इस तरफ नहीं है कि उस खर्च के परिणाम Outcome क्या क्या है, निकल के outcome आ रहे क्या हैं, है? मतलब आउटकम बेस्ड अप्रोच नहीं है। वो कब होगी? वो आउटकम बेस्ड अप्रोच चाहिए हमको, है ना। और देखिए, वो धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन इट इज़ बोथ वेज। जो हमारा कई किसान हमारे ऐसे भी हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, है ना, जिनको नॉलेज है। देखिए, इसमें नॉलेज और स्किल का भी इशू है। टोटली एक ये नहीं है कि सब फंड्स आ गए और आप कर दिया। नॉलेज और स्किल का भी इशू है ना। जिनको नॉलेज है, जिनको पता है मार्केट कहाँ है, जिनको स्किल है ना, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि ऐसे कम से कम हजारों किसान ऐसे हैं जो कि ग्रुप में फार्मिंग कर रहे हैं और उन्होंने पिकअप कर लिया। फिर देखा देखी ये होगा, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता। बट आपने जब आप ब्लॉक्स में गए, गांव में गए, तो एक चीज़ तो आपको लगी होगी ना कि जो हमने अपने खेतों को बंजर छोड़ दिया है, उसको वापस रिवाइव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप लोगों ने क्या कहा? क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज पहाड़ का। देखिए, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि सब कलेक्टिव फार्मिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग जाइए, है ना, एफपीओ जिसको बोलते हैं, है ना, उस पर जाइए। कुछ शुरू हुए हैं, है ना, वो स्पीड अब पकड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूँ कि हमारे जो अबंडन, जो खेत अबंडन हो रहे हैं, है ना, उससे मल्टीपल इशू है। उससे जंगली जानवर भी आ रहे हैं, है ना, उससे हमारा वाटर लेवल गिर रहा है, कई मल्टीपल इश्यूज़ हैं। तो उस पर हमको जाना होगा। गवर्नमेंट को हम बार बार सुझाव दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सुझावों के लेके काफ़ी सीरियस है, और लेकिन ये जोग्राफिकली बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है। देखिए, 85% हमारा पहाड़ी है ना, और जोग्राफिकली बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने कहा कि 3-4 साल पहले स्टाफ की बहुत कमी थी, फील्ड में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी। एक जो हमारा ग्राम विकास अधिकारी है, 30-35
ग्राम पंचायत को देखता था। अब इधर पिछले 1-1.5 साल से स्टाफ आया है, फील्ड का स्टाफ आया है और इन पोजीशन आ गया है, तो थिंग्स विल चेंज, थिंग्स आर चेंजिंग। तो हम क्या माने, क्योंकि स्टाफ की कमी थी इसलिए प्रॉब्लम एक कारण था, एक कारण था। और सर आप तो हिमाचल में रहे हैं, डीजी फॉरेस्ट रहे हैं, हिमाचल में आपने लंबा अपना जीवन दिया है, तो हिमाचल की भी तो सेम स्थिति है। देखिए जो ज्योग्राफिकल एरिया, अगर वो चैलेंज है तो वो चैलेंज तो हिमाचल के पास भी है, वो नॉर्थ ईस्ट के पास भी है, वो कश्मीर के पास भी है, वो सिक्किम के पास भी है। देखिए हिमाचल के थोड़ा स्थिति फर्क है। हिमाचल में 90% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, हमारे यहाँ 60% है। हाँ, तो वो क्यों रह रही है, तो उसका कारण है वो ना। इस कारण है क्योंकि वो डिपेंडेंसी है ना। और हिमाचल ने जिसको कहते हैं ना, एक अर्ली स्टार्ट मिला, 1952 में स्टार्ट मिला है हिमाचल को एज अ यूटी, 1952 में स्टार्ट मिला है ना। तो एज अ अर्ली स्टार्ट मिला। बट जब वो स्टेट बना उसने बड़े रिफॉर्म्स किए, उसने रिफॉर्म्स किए। देखिए हम भी कर रहे हैं, है ना, फोकस आ गया है पहाड़ों पे। देखिए ये तो रमेश जी, आप भी काफ़ी पहाड़ में घूमते हैं, है ना। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर दी बेटर, है ना। और मेरे हिसाब से वो चेंज हो रही, मैं आई एग्री, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, बट वो जो पागलपन, जो पैशन, जो डेडिकेशन चाहिए कि साहब हमें बदलना है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वो मैंने जो दूसरी कंट्रीज में देखा, लोग कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ इजराइल जैसी कंट्री में जाओ, वो आपको वहाँ आपको बेस्ट सीखने में मिलेगा। वो कितने पागल लोग हैं, उनका साइंटिस्ट भी पागल है, उनका जो काम करने वाला वो भी पागल है, उनकी गवर्नमेंट भी पॉलिसी मेकिंग में पागल है, एग्जीक्यूशन जो लोग कर रहे हैं वो भी पागल है। पागल इन द सेंस कि वो दीवानापन है उनके अंदर कि नहीं हमें उन्हें करना है। देखिए उसमें अभी हमारे शिफ्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर फार्म सोर्स से नॉन फार्म की तरफ जा रहा है, जो मैंने आपको बताया, ये एक ट्रेंड क्लियर आ गया है। सर पर नॉन फार्म में भी आपके पास इतनी लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग हब इसे बना दें। आप मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट कर चुके हैं सर, 50%, 48 to 50% आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ले चुके हैं। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जा रहा, मैं सर्विस सेक्टर में जा रहा हूँ। Exactly. मैन्युफैक्चरिंग तो हमारा सैचुरेशन, हाँ वो सैचुरेशन हो गया, हमें फोकस सर्विस सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर पे ही करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो हमारा सैचुरेशन हो गया क्योंकि लैंड नहीं है, बिल्कुल, और आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। देखिए आपके यहाँ कंजम्पशन भी नहीं है, 1.25 करोड़ की, 125 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ के पॉपुलेशन में आप क्या कंज्यूम करते हो। और दूसरा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने कोई क्यों आएगा जब उसके पास बहुत सारे यूपी है, आपका साउथ के स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो आप बात मत करिए, है ना। सर्विस सेक्टर जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है ना, एग्जैक्टली, वो आगे ले जा रहा है स्टेट को, और ले जाएगा, आप देखिएगा, है ना। जो यहाँ की यूएसपी है ना, वो टूरिज्म है। बट एक और बात जो मैं आता हूँ, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ है सर। जैसे अभी परसों आपने देखा होगा उत्तरकाशी में एक एक्सीडेंट हुआ, उन लोगों को वो कितने, मैं रात भर ये सोच रहा था ये कितने पेन में देहरादून पहुंचने तक इन्होंने क्या कुछ नहीं मतलब सहा होगा, कितने पेन में होंगे। तो वो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर है, आपको लगा कि कुछ बदलाव आया हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पे? देखिए हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूँगा, मेरे पास हार्ड डेटा तो नहीं है, लेकिन अब गांव में जाओ तो मतलब एमबीबीएस डॉक्टर तो मिल जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, है ना, नॉट स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर तो मिल जाते हैं। थोड़ा सा फर्क तो आया है, लेकिन उतना फर्क नहीं आया कि आपकी पॉपुलेशन वहां जाके, जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना, कईयों का मन करता है चलो पहाड़ में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया तो हॉस्पिटल आने तक तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो स्थिति तो आई नहीं ना। वो स्थिति अभी नहीं आई, वो आएगी। लेकिन एमबीबीएस जो कहते हैं ना फर्स्ट एड टाइप, या जो भी मतलब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन तो मिल जाता है, वो स्थिति तो नहीं है जो पहले थी। देखिए मैं भी 6-7 साल से सिचुएशन को देख रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा चेंज आया है ना, डॉक्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी आप जैसे अभी पीछे मैं जो इसके सदिया, ये जो चक्राता के एरिया में गया था, तो मेडिकल उसमें गया तो डॉक्टर से पूछा कितने ओपीडी है दिन की, तो 20-25 कह रहे हैं, है ना। मतलब उस हिसाब से लोग भी नहीं है, शायद उस हिसाब से लोग नहीं आ रहे हैं, है ना, या हेल्थ ठीक है लोगों की। तो डॉक्टर मिला मेरे को, एमबीबीएस डॉक्टर मिला, अचानक गया एमबीबीएस डॉक्टर मिला, है ना। और ऐसा पहले नहीं होता था, पहले कई बार होता था डॉक्टर नहीं अवेलेबल है या फार्मासिस्ट देख रहा है, तो वो चेंज आया है, हेल्थ सेक्टर में चेंज आया है। हाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट की कमी है, क्योंकि वो लोग ज्वाइन करने में वो करते। देखिए आप सीधे अदर साइड। बट सर पहाड़ में ना फार्मासिस्ट डॉक्टर से भी बड़ी उपाधि ले चुके हैं, उनकी सेवा भाव, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। हाँ। कि पहाड़ में अगर हेल्थ सेक्टर को बचाया है तो वो फार्मासिस्ट लोगों ने बचाया है, और उनके प्रति लोगों का विश्वास
क्रेडिबिलिटी उन्होंने बहुत हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो साधुवाद के पात्र हैं। फार्मासिस्ट ने बचाया, लेकिन डॉक्टर्स अब मिल जाते हैं पहाड़ में, गांव में। अब डॉक्टर्स मतलब जहां डॉक्टर को पोस्ट होना चाहिए वहां एमबीबीएस डॉक्टर तो मिल जाए। बट आपको लगता है कि कभी आपने ये देखा कि साहब आप गवर्नमेंट को ये कहें कि साहब चलिए ठीक है, आपका जो सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, समझ में आया, आपने वहाँ व्यवस्थाएं की, इसको कोई मना नहीं कर रहा। एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को तो एक मॉडल बना दीजिए, वहाँ पर आपकी सर्जरी कंडक्ट हो जाए, वहाँ पर आपके इमरजेंसी या कोई आपातकालीन स्थिति आ गई वहाँ पर हो जाए। अब ज़्यादातर हॉस्पिटल हम सुनते हैं वो रेफरल सेंटर बने हुए हैं, तो लोगों का जो विश्वास, देखिए सर, विश्वास तो तभी आएगा जब आप उनको वहाँ पर रोज़गार की सुविधा देंगे, आप वहाँ पर उनके लिए एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की सुविधा देंगे और हेल्थ प्रॉस्पेक्ट उनके वहाँ पर सही रहेंगे, तभी आएगा बदलाव। हाँ नहीं, वो तो खैर है, वो मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन चेंज आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट कर तो रही है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, पिथौरागढ़ में खुल गया, अल्मोड़ा में खुल गया, कई जगह खुल रहा है। तो गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है, लेकिन क्या होता है ना कि स्पेशलिस्ट भी पहाड़ में कई बार स्पेशलिस्ट रहना पसंद नहीं करता, वो भी एक इशू है। सर पहाड़ छोड़िए, आप शहरों में देख लीजिए, आप हल्द्वानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, देहरादून का ले लीजिए, बड़े जो शहर हैं, यहाँ कितने स्पेशलिस्ट की कमी है। मैं समझता हूँ 70-80% स्पेशलिस्ट होंगे ही नहीं। तो अगर हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहाड़ में नहीं चढ़ना चाहता, आपकी राजधानी में भी तो नहीं है। देखिए, आप दिल्ली का मेडिकल फैसिलिटी और देहरादून का मेडिकल फैसिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। वो इसलिए नहीं क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है, मैं एक इशू बता रहा हूँ, और भी इश्यूज हैं उसमें। जो स्पेशलिस्ट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता है। वो दिल्ली में अच्छी है, देहरादून में खराब है, भाई उसके हिसाब से मैं 1000% कह सकता हूँ। वो देहरादून में क्या, श्रीनगर और पहाड़ चले जाएगा। अगर वो अपने जीवन को अच्छी तरह जीना चाहता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दिल्ली से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है पहाड़। देखिए उसको क्या है ना कि स्पेशलिस्ट को भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ स्पेशलिस्ट को, लेकिन जो मेरा परसेप्शन है, बट स्पेशलिस्ट को भी लगता है मैंने भी बच्चे पढ़ाने हैं, मैंने भी वो करना। देखिए इसमें कई चीज़ें हैं, हाँ, मतलब एक कारण नहीं है। कई फैक्टर्स है, ये कई फैक्टर्स है ना। स्पेशलिस्ट को भी लगता है मैंने भी बच्चे पढ़ाने हैं, है ना, और मॉल्स नहीं है, वो नहीं, मतलब कई फैक्टर्स हैं। आजकल ये लाइफस्टाइल तो इस तरह हो ही गई है, लेकिन फिर भी हमारे नहीं, तो यहाँ तो गवर्नमेंट का रोल होता है ना सर, यहाँ तो गवर्नमेंट को अपना इकबाल दिखाना होगा। देखिए गवर्नमेंट, कुछ भी परिस्थितियां हो जाएं, मैं कह रहा हूं आपको कितना भी पैसा देना पड़े, आपके यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है तो ये तो आपका फेलियर है, आपकी पॉलिसी का फेलियर है, आपके प्रोफेशनलिज्म का फेलियर है, आपके एटीट्यूड का फेलियर है, या तो आप उस तरह से पूरे सिस्टम को क्रिएट नहीं कर पा रहे। वरना सर देहरादून में तो कम से कम आ ही सकता है ना। हाँ नहीं, यहाँ आ सकता है। वैसे तो मुझे पूरा पता नहीं इस बारे में, लेकिन एक था ना यू कोड वी पे वाली स्कीम थी, आई डोंट नो उसमें फिर अब वो बड़ी उसमें एमबीबीएस के तो आ ही गए। आई डोंट नो। हाँ, एमबीबीएस के तो सर आ रहे हैं। आप देखिए ना, आप कितने सस्ते में एमबीबीएस करा रहे हैं, आप पीजी करा रहे हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, तो वो बाद में मैं देखता हूँ वो पैसा दे के निकल जाते हैं। तो आपको सब चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम यही है ना कि वो पॉलिसी मेकिंग ऐसी करे, बड़ी ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव पॉलिसी लेके आए, ताकि लोगों का रुझान बढ़े इस तरफ का। और कम से कम कोरोना के बाद तो सर ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं, आप में सब लोग, कि लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ शांति भी है। हाँ नहीं, वो तो खैर है ना, खैर गवर्नमेंट कर रही है। चलिए आई नो कि इस हेल्थ पोस्ट में मैं बहुत नहीं बोल पाऊंगा, मैं- एक्चुअली हेल्थ मैं- पे हम लोगों ने मैं- बहुत किया नहीं है ना। हेल्थ अब जैसे एजुकेशन है सर, इस साल का फोकस है हेल्थ का। एजुकेशन है, आप भी जानते हैं एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप कुछ करें ना करें, आप अपने बच्चों को शानदार एजुकेशन दीजिए। अब हमारे पास टीचर शानदार हैं, हम उन्हें पैसा बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? तो आपने इस तरफ कभी ध्यान दिया कि ये प्रॉब्लम क्या है? हम पैसा बहुत अच्छा दे रहे हैं, मतलब आप सोचिए 10,000 करोड़ रुपए सालाना हम केवल अपने एजुकेशन सेक्टर को दे रहे हैं। मतलब बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जो एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। देखिए हम कर रहे हैं, है ना, और रिजल्ट नहीं है तो मत बोलिए, कुछ जगह फर्क भी पड़ा है। सर मैंने ही वो स्टोरी जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया कपकोट का, कपकोट की, वो एक मॉडल एग्जाम्पल है। तो जब वो कर सकता है वो व्यक्ति, मैं भी यही बोलता हूँ, जब वो कर सकता है, जब वो कर सकता है बाकी क्यों नहीं कर सकते? देखिए मैं आपको एजुकेशन में 2-3 चीज़ें बोलूँगा। अभी हमने बहुत डिटेल में एजुकेशन पे रिपोर्ट की, इसलिए हेल्थ में मैं बहुत नहीं बोल पा रहा हूँ। प्लीज आप एजुकेशन हेल्थ में हमने करा नहीं है, हाँ। है ना, हेल्थ में आयोग ने करा नहीं। इस साल अगर तो मौका लगेगा तो करेंगे, है ना, इसलिए मैं हेल्थ पे आपको बहुत नहीं बोल पा रहा हूँ। एजुकेशन में क्या है कि जो स्ट्रेस है ना, जो प्रॉब्लम है, वो प्राइमरी सेक्टर में है। जो हम बोलते हैं ना, इंटर कॉलेजेस में अभी वो बात नहीं है, अभी वो इतनी चैलेंजेस नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गया, जो प्राइमरी स्कूल है 1 to 5, वो अभी हमारे पास लगभग 12,000 करीब स्कूल है।
अगेंस्ट 17,000 गाँव, 16,500 गाँव के करीब। तो उसका नंबर्स तो ठीक है ना। हर 2-3 किलोमीटर आपको प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा, पहाड़ में हो चाहे मैदान में हो, आप अपने जीईआर में बड़े खुश रहते है ना। हैं कि नहीं, साहब सुनिए 100 सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इस पर थोड़ा आपको Thank you. डिटेल बता, Please. क्योंकि हमने 227 पेज की रिपोर्ट अभी महीने भर पहले पड़ेगा कौन सर? आप ऑनलाइन इतनी बड़ी नहीं, रिपोर्ट आप नहीं, दे ऐसा देते हैं। उसकी उसकी समरी भी है, उसकी सर एक बात समरी। बताइए, 227 पेज की रिपोर्ट पड़ेगा कौन? देखिए रमेश जी, उसमें भाई रिपोर्ट जब लिखते हैं तो फिर हर ब्लॉक का डेटा होता है उसमें, जनरलाइज नहीं है, देन ब्लॉक वाइज डेटा है। उत्तराखंड में कोई एक ऐसा व्यक्ति आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो उस रिपोर्ट को इतनी नॉलेज तरीके से पढ़ेगा। नहीं, पढ़ ऐसा तो नहीं है, हमने सबको भेजा, पढ़ रहे हैं लोग, डिस्कशन भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो बहुत रही हैं, अच्छी ऐसा बात। मीटिंग्स भी हो रही हैं। इतनी मेहनत से अगर कोई रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट को ना सिर्फ देखना चाहिए, वो पब्लिक भी करनी चाहिए। पब्लिक है और वेबसाइट पे है। और उस पे आपने एक्शन क्या लिया है, वो रिपोर्ट एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो जहाँ तक मुझे पता है मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, है ना। और हम भी पुश करते हैं, ऐसा नहीं है, आयोग का काम है, सुझाव देके चुप नहीं बैठता आयोग, हम लोग पुश करते हैं अगर कोई दिक्कत है, कुछ है। और देखिए, आयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन, तो सीएम साहब तक बात जाती है ना। एंड वो भी मीटिंग्स लेके पुश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आयोग की रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ता। इसके एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जो स्ट्रेस है ना, जो हम जनरलाइज करते हैं, वो क्लास 1 to 5 में है ना। उसमें एनरोलमेंट कम है। एक तो नंबर ऑफ स्कूल्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट चलो दैट वे इट इज़ ऑल राइट कि साहब हर 2-3 किलोमीटर में आपको छोटा बच्चा बहुत दूर नहीं जाएगा, वो एसएसए और एनईपी की गाइडलाइन भी है। वो मिल गया आपको स्कूल। अब वो कई स्कूल ऐसे हैं जो कि जिसमें 5 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा भी है ना। एकल छात्र स्कूल भी है, एकल अध्यापक स्कूल भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपने पौड़ी की बात करी, पीछे मैं गया स्कूलों में, कोट ब्लॉक है, कोट गांव है पौड़ी के पास, 1885 का प्राइमरी स्कूल मिला, 1885 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम का प्राइमरी स्कूल था, है ना। उसमें खैर 12 बच्चे हैं, 2 टीचर्स थे। तो प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइमरी वाले 5वीं पास करके 6ठी में जाएगा, इंटर कॉलेज में फिर यही शिफ्ट होते हैं ऊपर को, बच्चा बाहर से तो आएगा नहीं, है ना, गांव का बच्चा तो वहीं रहता है गांव में, वो इंटर कॉलेज में जाएगा। तो प्राइमरी में अभी चैलेंज है, इंटर में अभी उतनी दिक्कत नहीं है, इंटर कॉलेज आपको रिलेटिवली ठीक मिल जाते हैं। हम लोग तो लास्ट ईयर खूब स्कूलों में गए, हमारे मेंबर्स भी गए, वहाँ पर बिल्डिंग्स ठीक हैं, रिलेटिवली ठीक हैं, है ना, लेकिन एनरोलमेंट कम है। एनरोलमेंट कम क्यों है? एक तो माइग्रेशन की वजह से, दूसरा जो मैंने बर्थ रेट की बात बोली, देखिए बर्थ रेट हमारा गिर रहा है। हर घर में पहले 4 बच्चे 3 बच्चे होते थे, अभी हर घर में 1 बच्चा 2 बच्चा है, तो एनरोलमेंट तो अपने आप गिरेगा। तीसरा ये है कि पास में कोई मान लो जैसे कोर्ट है, कोर्ट का मैंने पूछा बच्चे कहाँ गए यहाँ के, तो वो पौड़ी चले गए, फैमिली के साथ पौड़ी चले गए, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई, है ना। क्वालिटी में इतना दिक्कत मुझे दिखी नहीं, क्योंकि मैंने जाके बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, रिलेटिवली मतलब ठीक है, जो प्राइमरी सेक्शन हाईली क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहे हैं। हाँ। बट सर, आज के एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको वो एक्सपोजर, वो सोच, वो अब हमने क्या बोला इसमें है ना, सरकार को यही कहा, जो एक्सपोजर की बात करी, कि आपने टीचर्स रिक्रूट किए, टीचर बहुत अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, और टीचर्स इस समय रिक्रूटमेंट बहुत हो गया, पिछले 1 साल में हुआ है, ज्वाइन भी कर रहे हैं। हमने कहा साहब आप इनको ट्रेनिंग्स कराइए, उनको एक्सपोजर दीजिए, है ना। जो आपने एक्सपोजर की बात बोली, हमने तो ये भी रिकमेंड किया कि इनको 25%, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्र में जा रहा है, तो 25% आप इनको पे स्केल बढ़ा दीजिए। हाँ होता है, होता है। आपने हिमाचल का उदाहरण दिया, हिमाचल में भी है, ट्रैवल एरिया, और देना भी चाहिए, ट्रैवल एरियाज में आप सर्व कर रहे हो, तभी आपको पे भी लोग जाएंगे, बिल्कुल, है ना। हमने इस टाइप की बात कि भाई हम 10% आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, हमने अलाउंसेस देंगे, है ना। और हमने ये भी कहा कि साहब आप उनको ये कहिए कि साहब आप 8-10 किलोमीटर के परिधि में रहिए। देखिए एक चीज़ और हो रहा है कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा कम्यूट कर रहे हैं। टीचर्स यहाँ से पढ़ाने के लिए, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा इस चीज़ को, लेकिन देहरादून से टीचर्स पढ़ाने के लिए देवप्रयाग तक जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। बट ये अच्छी बात थोड़ी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो आप उनको बोलिए कि साहब आप यहीं रहो, आप वहीं रहो ना, आप हमको 25%, आपको 25% एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, आप वहीं रहो, है ना। और आपको हम 3 साल के में हटा देंगे यहाँ से, हाँ। ठीक है। आपको हम जो है ट्रेनिंग कराएंगे, है ना। हम जो है, और हमने इंटर कॉलेज के लिए ये कहा कि साहब बच्चों को जो है आप एक्सपोजर दो, पास में अच्छा कोई उद्यमी है, उद्यमी बहुत मिल जाते हैं, है ना। कोई किसान अच्छा कर रहा है, उसको दिखाने ले जाओ, उसको बुलाओ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। तो अब काफ़ी हमने डिटेल स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, है ना। 10th 12th वाला जो
वो है। लेकिन 10th वाले में मैं फिर कहूँगा अभी इंटर कॉलेज में ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं अभी है। मैं आंकड़े देख रहा था, बड़ा लार्जर डिबेट का इशू बन गया कि कहीं सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं है, कहीं प्रधानाचार्य नहीं है। मतलब ये एजुकेशन सेक्टर जो है ना, एक इस तरह की उसने पूरा अपना अपना इमेज इस तरह से बना लिया कि ऐसा लगता है बहुत ही मिसमैनेज सेक्टर है मिसमैनेज तो नहीं है, लेकिन अब वो प्रायोरिटी पे अब आया है। एंड हाईली पॉलिटिसाइज सेक्टर। अब वो तो चलिए, उसमें तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा पता है, आप उसमें रहे हैं, है ना। लेकिन क्या हो गया कि स्टाफ की बहुत कमी थी, टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो अब इन्होंने भरपाई, मतलब गवर्नमेंट ने भरपाई की। एक जो मुझे सर आपसे जानना चाहूँ, एक मुझे चैलेंज लगता है जो बड़ा जेन्युइन चैलेंज है। अब मान लीजिए कहीं पर ही दो बच्चे हैं, तो आप स्कूल फिर भी चला रहे हैं, फिर आप दूसरे स्कूल में चले जाइए, वहाँ भी 4 बच्चे हैं, आप फिर भी स्कूल चला रहे हैं, और वो बच्चा भी कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर से आ रहा है रोज पढ़ने और रोज जा रहा है, वो भी कम्यूट कर रहा है बहुत लंबे से। तो क्या हम कोई ऐसा मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि हम इस तरह के छात्रावास क्रिएट करें जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे बच्चा रहे, सैटरडे संडे भले ही वो घर चले जाए, और हम एक ही स्कूल में वो सारी सुविधाएं दे दें। केवल स्कूल खोलने से नहीं होगा सर, उसको कंप्यूटर एजुकेशन भी चाहिए, उसको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी चाहिए। आज के ज़माने में जो भी सुविधाएं बच्चों को चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, वो मिलेगा। कभी आपने इस तरफ सोचा, मतलब आयोग ने इस तरफ दृष्टिकोण दिया? आपकी जानकारी के लिए विभाग ने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच शुरू किया इंटर कॉलेज में। बहुत अच्छी पहल है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। और केवल उत्तराखंड ने नहीं, और स्टेट्स में भी हो रहा है, हिमाचल ने भी आप कर लिया। तेलंगाना देख लीजिए, हाँ, आप तो क्लस्टर तेलंगाना बेस्ड गए, अप्रोच हाँ। किया। हाँ, नहीं नहीं, वो हिमाचल में बहुत, किया। उनके रिजल्ट बहुत हाँ, अच्छे हिमाचल में क्या, तो ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बहुत अच्छी पहल है। उसमें क्या है कि एक कैचमेंट एरिया में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से जैसे प्राइवेट स्कूल वाले हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल वाले भी मैंने देखा है, ये डोईवाला से भी बच्चा उठा के ला रहे हैं बस में, है ना। तो वो आप करेंगे। अच्छा, आप हॉस्टल्स की आवश्यकताओं को तो वो भी बना रहे हैं, और अटल उत्कर्ष विद्यालय शुरू किया है ना। तो इंटर कॉलेज में तो मैंने फिर कहूँगा मैं, है ना, इंटर कॉलेज में स्थिति ठीक है। हम भी गवर्नमेंट सिस्टम से पढ़े हुए, मसूरी में इंटर कॉलेज वहीं से किया हुआ है ना, रिलेटिवली ठीक है। आप लैब्स में चले जाओ, ठीक मिलता है। ठीक है, कहीं बायोलॉजी टीचर कहीं पोस्ट हुआ, नहीं ज्वाइन किया, वो एक एब्रेशन है, जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। पॉलिटिकल इशू था या जो भी था, उसने नहीं ज्वाइन किया, है ना। लेकिन इंटर कॉलेज तक तो दिक्कत अभी नहीं दिख रही मेरे को, है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो इनरोलमेंट घट गया है ना, यही बच्चे जब इंटरसेक्शन में जाएंगे तो दिक्कत आएगी। अभी एक यहाँ पर पास में गांव है, ये भोगपुर के ऊपर इठारना गांव है, मैं वहाँ गया तो क्लास 6 में केवल 6 बच्चे हैं इंटर कॉलेज में, है ना। वो क्योंकि नीचे से बच्चे तो वही आएंगे ना, तो वो एक इशू है। इनरोलमेंट घट रहा है, लेकिन इनरोलमेंट माइग्रेशन अकेला रीज़न नहीं है इनरोलमेंट घटने का। इनरोलमेंट घटने का एक बर्थ रेट का भी इशू है ना। और क्वालिटी ऑफ, देखिए, ये कहना कि साहब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, गाँव के अंदर प्राइवेट स्कूल्स कहाँ हैं? नहीं है, तभी तो मजबूरी में उस पब्लिक स्कूल में है जा ना? रहे हैं ना। तो ये कहना साहब, है ना, ठीक है। वो गवर्नमेंट स्कूल में तभी जा रहे हैं जब नहीं है, नहीं, होते तो वो पढ़ते ही नहीं वहाँ। नहीं, वो देखिए, प्राइवेट स्कूल की फीस वगैरह भी ज़्यादा होती है, प्राइवेट स्कूल में वो क्वालिटी नहीं है ना। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। एग्री सर, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट स्कूल चमत्कार कर देते हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन बना दिया गया, इस परसेप्शन को कौन तोड़ेगा? मुझे परसेप्शन बना दिया गया। एक ये अंग्रेजी माध्यम का, खैर हमने भी रिकमेंड किया कि इंग्लिश मीडियम में आप करिए। नहीं, तोड़ेगा कौन इस परसेप्शन को? ये तो समाज तोड़ेगा। समाज नहीं तोड़ेगा सर, ये टीचर्स तोड़ेंगे। वैसे हमने भी ये कहा इंग्लिश पढ़ाइए, हिमाचल भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश तो खैर पढ़ानी पड़ेगी, आप कुछ भी कह लीजिए। अरे ग्लोबल लैंग्वेज है सर, क्या दिक्कत है उसमें? क्या ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो आपको पढ़ानी पड़ेगी। हमने रिकमेंड किया, आयोग ने रिकमेंड किया, और हम पुश भी करेंगे। लोगों का ये कहना है कि साहब ये बताइए कि पलायन आयोग का जो मैंडेट था वो ये था पहाड़ से पलायन रोकना, और अपने मैंडेट के विपरीत पलायन आयोग ने खुद ही पलायन कर लिया, खुद ही देहरादून आके बैठ गया। देखिए, पहाड़ से पलायन रोकने का मैंडेट नहीं था। पलायन आयोग का मैंडेट है गवर्नमेंट को सुझाव देना, है ना, और पलायन से रिलेटेड इश्यूज़ को गवर्नमेंट को बताना इसका क्या हो सकता है। पहाड़ से पलायन नहीं किया है। ये जो एजुकेशन की रिपोर्ट है, 227 पेज की रिपोर्ट, ये पौड़ी में बनी है। पौड़ी में मेरा ऑफिस है। मैं आयोग का स्ट्रक्चर बताऊँ, आयोग में 5 मेंबर्स हैं, है ना। हर मेंबर को 2 या 3 जनपद अलॉटेड हैं, ठीक। तो वो मेंबर अपने जनपदों में रहते हैं। अब वो टिहरी वाला या उत्तरकाशी एक मेंबर है हमारे, अगर वो टिहरी उत्तरकाशी ना रहे, पौड़ी बैठे, तो टिहरी उत्तरकाशी के लोग बोलते हैं साहब आप पौड़ी क्या कर रहे हो, आप तो यहाँ ग्राउंड में आओ। देखिए, आयोग के सदस्य ग्राउंड में घूमते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, है ना। अगर वो पौड़ी बैठेंगे, ठीक है। अब पौड़ी में एक हमारा मेंबर बैठते हैं, दिनेश रावत जी हैं, वो पौड़ी के इंचार्ज हैं, वो बैठते हैं।
हमारा मेंबर सेक्रेटरी वहाँ बैठता है, पूरा स्टाफ वहाँ बैठता है। स्टाफ वैसे बहुत नहीं है मेरे पास, एक रिसर्च ऑफिसर है। ये रिपोर्ट वहाँ बनी है, मीटिंग्स वहाँ हो रही है। आप पलायन कर गया मतलब ये तो एक उसका तो एक मीडिया का क्रिएशन है, मतलब या ऑपोजिशन का क्रिएशन। ना, मीडिया का अगर क्रिएशन है तो आप लोगों ने भी उस पर अपनी बात रखनी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके जितने भी मेंबर्स घूम रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से वो बताते कि वो आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो हमारे बहुत घूम रहे हैं और हम अब सर वो कहावत है ना, जंगल में मोड़ नाचा किसने नहीं, देखा? लेकिन हम पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं, है ना। और मेंबर्स हमारे जितना घूमते हैं ना, शायद उतना कोई सर वो नहीं जो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है ना। है, तो वो उस ठीक है, कहावत चलिए, को हाँ। आप लोगों को भी लेकिन accept कर मेंबर्स लेना हमारे चाहिए। मेंबर अगर हमारा पिथौरागढ़ का इंचार्ज है, वो पिथौरागढ़ नहीं घूमेगा तो कहाँ घूमेगा भाई। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, हम लोग उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए पलायन आयोग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मान लीजिए आप जहाँ जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, वो बड़ा अच्छा मॉडल है। उस मॉडल की छोटी सी क्लिप आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली कि सब ये हो सकता है। इस तरह के कई, वो एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, फार्म सेक्टर से हो, नॉन फार्म सेक्टर से हो, वो भी तो होता नहीं दिखाई देता। हाँ देखिए, सोशल मीडिया हम लोग बहुत नहीं, आयोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग इस टाइप के मीटिंग्स जो अच्छे सफल उद्यमी हैं उनके बहुत मीटिंग्स करते रहते हैं। हज़ारों लोग संपर्क में हैं, लेकिन वहाँ जाके गांव में या डिस्ट्रिक्ट में जाके करते हैं, देहरादून में नहीं करते हैं, है ना। अभी भराड़ी सैन में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री 12 या 13 नवंबर को हुआ था भराड़ी सैन में, पहली बार, है ना, विधानसभा के परिसर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें पूरे प्रदेश के उद्यमी आए, है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पे हुआ, उन्होंने किया था। तो आप रात को वहीं रहे उस दिन? हाँ, तो रात को आपको सपना आया कि काश ये गैंडसैंण अगर स्थायी राजधानी होती, आज पहाड़ बदल। भाई गैरसैंण राजधानी तो है ही है ना, वहाँ फैसिलिटी तो बहुत है, भराड़ी सैन में तो बहुत फैसिलिटी। आपके मन में गैरसैंण को लेके क्या सोच है? भाई मेरे मन में तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए, मैं आयोग की तरफ से नहीं बोल रहा, एज शरद सिंह ने की बोल रहा हूँ, गैरसैन को राजधानी परमानेंट होनी चाहिए, गैरसैन या भराड़ी सैन में। और हमने फैसिलिटी बहुत बना ली वहाँ। देखिए, भराड़ी सैन में तो बहुत फैसिलिटी है, आप तो घर गए होंगे वहाँ, और क्या खूबसूरत विधानसभा खूबसूरत बनाई है, और प्लस फैसिलिटी बहुत है। देखिए, पहाड़ का विकास तो पहाड़ में रह के ही होगा, मतलब राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। मैं तो हिमाचल सारी ज़िंदगी देखा, जब हिमाचल में 2 राजधानियाँ हैं, है ना, आपको पता ही होगा, एक धर्मशाला है और एक शिमला है। शिमला तो मेन राजधानी वही है। धर्मशाला को हम लोग विंटर कैपिटल बोलते हैं। जब धर्मशाला सरकार जाती है ना, तो सब जाते हैं, और 1-1.5 महीना सब, जब मुख्यमंत्री और मंत्री वहाँ जाके बैठते हैं, सबके ऑफिस बने हुए हैं, खैर मतलब पूरा सेटअप है, ऐसा नहीं है। धर्मशाला एक तो सिटी है, गैरसैंण बहुत बड़े शहर नहीं है ना। और उससे क्या होता कि वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों का जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाती हैं। तो पहाड़ की राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल व्यक्तिगत है, और मैं तो इसमें बहुत स्ट्रांग हूँ। तो आपको ठंड लगी वहां पर? नहीं, पहाड़ में पहाड़ी आदमियों को क्या ठंड लगेगी, ठीक था मौसम तो जैसे पहाड़ हमारे में। जनप्रतिनिधियों को वहाँ ठंड लगती है ना, इसलिए मैं सीरियसली पूछ रहा, आपको कितनी ठंड लगी वहाँ पर? नहीं, ठंड तो ऐसे तो नहीं, कपकपी लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं हाँ, नहीं अच्छा लगा? अच्छी, वो तो जगह अच्छी है ही है। मैं तो पौड़ी का हूँ, पौड़ी टाइप जगह है, ठीक है। आप पौड़ी से हैं? हम तो शिमला रहे वहाँ। ये सारे बड़े लोग पौड़ी से ही हैं, और पौड़ी इतना पीछे बड़े रह लोग गया। कहाँ, हम वहाँ अरे कहाँ बड़े सर, लोग कहाँ हैं? एक तो सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारे NSA साहब, हम सारे कहाँ बड़े से बड़े बड़े आर्मी लोग के हैं? दिग्गज नहीं, सब पौड़ी से हैं, और पौड़ी की ये स्थिति है। पौड़ी की स्थिति आप जनरलाइज कर रहे हैं। आई एम नॉट जनरलाइजिंग सर, नो सारे नो ब्लॉक्स नो नहीं, नॉट सब एट ऑल ब्लॉक्स, सर। सब ब्लॉक्स नहीं सर है। एक चीज बताइए, सारे बड़े 15 बड़े ब्लॉक्स हैं, नाम, 15 बड़े ब्लॉक्स बड़े हैं। पौड़ी में दिग्गज, देखो 15 जिनका ब्लॉक्स हैं। देश में योगदान है, राज्य में योगदान है, जो पॉलिटिशियन में है, कोई आर्मी में है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड्स में है, इतने बड़े बड़े लोग, इतना बड़ा थिंक टैंक पौड़ी ने दिया पौड़ी है। का एजुकेशन बहुत इंटर कॉलेज का बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत स्ट्रांग रहा है। मैसपोर कॉलेज आज भी वैसा ही है। आज तो चलो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता, लेकिन इंटर कॉलेज का जो हमारा सिस्टम है, चाहे मैसपोर का हो, चाहे जहरी खाल का हो, कहीं का हो, वो बहुत स्ट्रांग था। और जिस धरती से निकल के गए, उस धरती का श्रृंगार करना भूल गए। नहीं, ऐसा तो नहीं। सर मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं आध्यात्मिक लहजे से भी कह रहा हूँ। इस अखिल ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्षमाशील कोई है, वो धरती माँ है। अब उसका ही श्रृंगार करना भूल गए तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो आपके मन में भी कभी आता है, यार इतने सारे हम लोग हैं, चलो मिल बैठ के बात करते हैं कि हम सब मिल के पौड़ी के लिए कुछ करते हैं, कि हमको मिल के, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप भी चाहेंगे कि यार आपको याद किया जाए,
तो एज ए पलायन आयोग उपाध्याय, एज ए डीजी फॉरेस्ट, वो तो सब चीज़ें आपने उपलब्धि हासिल कर ली। अब एक उपलब्धि बसी है, मैं जिस पौड़ी से आया हूँ उस पौड़ी की मातृभूमि का श्रृंगार करना बाकी रह गया। देखिए, पौड़ी के लिए जितना कर सकते हैं कर ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है जनरलाइज आदमी बोलता है कि साहब पौड़ी में कुछ नहीं हुआ। मैं तो उस पौड़ी को जानता हूँ जहाँ लाइट नहीं थी। पौड़ी में कई बार लोग मिलते हैं ना, कहते साहब क्या है 75 साल में, तो मैं कहता हूँ इधर आओ बेटा, 25 साल की उपलब्धि लाइट है। इधर आओ बेटा। तुमको पता है हम जब यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ लाइट नहीं होती थी। जब 10th में पढ़ते थे यहाँ लाइट नहीं होती थी, है ना। लैंप में पढ़ते थे तो कहा अच्छा जी, है ना। मैंने कहा लैंप पे पढ़ते पेट्रोमैक्स, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, आप तो बात अरे की सर, जनरेशन हमें हो, लम्फू, है ना? हमारे यहाँ हाँ, लम्फू लम्फू कहते बोलते थे। हैं, हाँ, हमारे घर पेट्रोमैक्स, में जलता है ना, था। पेट्रोमैक्स जलता था। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ गया है ना। ठीक है, आप ये कहो साहब हवाई अड्डा नहीं बना, वो नहीं बना, वो तो उस टाइप की चीज़ें तो नहीं, वो हवाई अड्डे की मुझे नहीं हाँ, लगता वहाँ किसी की अपेक्षा हवाई अड्डे की मैं वही होगी। कह रहा हूँ। वो तो कह रहा होगा हमारी रोड सही हो जाए, बिजली 24 घंटे आ जाए, पानी नल में पानी आ जाए। दिक्कत क्या, पानी आ पोल है गया, तो बिजली नहीं है, नहीं पानी नल आ है गया, तो पानी नहीं है, पौड़ी में स्कूल है तो टीचर नहीं सुनिए रमेश जी, है, और हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। पानी की आपने बात करी, पहले पौड़ी में धारा होती थी, धारा रोड उसी को बोलते हैं, है ना। हम लोग उसी में पाइप लगा के भरते थे, यार कनस्तर कंटर बोलते थे उसको, कनस्तर से भरते थे, ठीक है। अब नानघाट की स्कीम आ गई है ना। पौड़ी की बात मत करिए, नानघाट की स्कीम आ गई है, 24 घंटे पानी है पौड़ी में। देखिए चेंज तो आया है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं वो फिगर्स लेके बैठा हूँ। इस स्टेट में बहुत व्यापक चेंज आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए 1999-2000 हमारा इकोनॉमिक साइज था 12,621 करोड़ का एट करंट प्राइसेस। आज वो है 3,46,206 करोड़ रुपए का। तब आपकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आई 1999-2000 में 13,516 के आसपास थी। आज वो 2,60,201 को पार कर गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा, रोडें बनी है, गांव-गांव में सड़कें बनी है। सर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को ये लगता है कि ना वो पैशन, हम लोग चमत्कार कर सकते हैं। हाँ, चमत्कार कर सकते हैं, कर भी रहे। नेशनल एवरेज से ज़्यादा चल रहा है हमारा सर। अब ये फिर अगेन वही मैं कहूँगा, ये सेलिब्रेशन के लिए ख्याल नहीं, अच्छा सेलिब्रेट है, नहीं कर रहा मैं। बट फिर फिर अब हम कह देते हैं, पता है, मैं देखता हूँ ये हमारे बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं देखिए साहब हमारा नेशनल एवरेज से ऊपर है। अगर मैं वही पर कैपिटा इनकम को डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका आकलन करने लगूं कि बागेश्वर की क्या है, देहरादून की क्या है, हरिद्वार की क्या है, रुद्रप्रयाग की क्या है, उधम सिंह नगर की क्या है, चंपावत की क्या है, वो कितना बड़ा डिफरेंस है सर, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट को अर्बन और रूरल में बांटो, आप और देख जैसे आप मान लो, अब चलो पौड़ी की बात चल रही है, आप पौड़ी अर्बन और पौड़ी रूरल, पौड़ी में 3 अर्बन सेंटर्स हैं, पौड़ी है, श्रीनगर है, कोटद्वार है ना। उसकी पर कैपिटा इनकम निकालो और पौड़ी रूरल की निकालो, हाँ, तो ये 3 गुने का अंतर होगा। डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी। हाँ, 3 गुना शायद नहीं होगा, लेकिन डिस्पैरिटी। आपको लगता है गवर्नमेंट को एक दूसरे एंगल से सोचना चाहिए कि साहब आपके लिए चैलेंज केवल यही नहीं है कि आपके पहाड़ के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आपके लिए चैलेंज ये भी है कि वो जो नई जगह पे आ रहे हैं वहाँ कितना ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ जो बेसिक अमेनिटीज़ है वो आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो हम खैर अभी हमने रिपोर्ट नहीं करी इस पे, लेकिन कई फोरम से बोला है कि पहाड़ में छोटे टाउन्स बहुत फास्ट डेवलप हो रहे हैं, है ना। मैं आपको भिकियासेन का एग्जांपल दूं। पीछे मैं भिकियासेन गया तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। भिकियासेन इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, है ना, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ना, रामगंगा वैली में है। ट्रैफिक जैम लगा हुआ था छोटे शहरों में, है ना। अब हमने क्या कि मैंने बात की तो लोग कहने लगा साहब लोग आसपास के गांव से माइग्रेट करके यहाँ आ गए, खेत में प्लॉटिंग कर दी लोगों ने, है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोविज़न नहीं, है ना, सीवेज का प्रोविज़न नहीं। तो हमारे ये जो अर्बन ग्रोथ हो रही है पहाड़ के अंदर, है ना, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है। आप जोशीमठ देख लीजिए, है ना, और देख लीजिए, मैं आपको कोई नाम ले दूँ, है ना, थल देख लो, आप उधर आप पिथौरागढ़ देख लो। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की 40% आबादी पिथौरागढ़ शहर के अंदर है ना। तो हमको ये जो, लेकिन वो प्रेशर जो है, हाँ, उसका कैरिंग कैपेसिटी, फिर ये पूरा आ जाता है कि उसका भार सहन क्षमता अर्बन प्लानिंग जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जो छोटे छोटे शहर या जैसे धारचूला देख लो, है ना, उसमें अर्बन प्लानिंग की आवश्यकता है। और आपको पता है सर, मैं जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ या इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारी अर्बन प्लानिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मैं कहूँगा ना पैसा खर्च हो रहा है, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है। नहीं, अर्बन प्लानिंग हिल्स प्लेन्स में ज़्यादा है ना। तो अर्बन प्लानिंग इज अ इशू, है ना। आप धारचूला देख लो, धारचूला कितना ग्रो कर गया, लेकिन उसमें अर्बन प्लानिंग की जरूरत तो है। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि आपसे ज़रूर पूछें डॉक्टर नेगी से कि चकबंदी पे आपका क्या सोचना है, कि चकबंदी क्या फिजिबल है, मुमकिन है, की जा सकती है पहाड़ों में। देखिए, चकबंदी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड, यस इट इज़ रिक्वायर्ड, होनी चाहिए चकबंदी।
लेकिन फिजिबिलिटी में क्या है कि आप फोर्स करोगे तो कोर्ट कचहरी होगा। चकबंदी स्वैच्छिक होती है, कुछ गाँव में, पौड़ी में कुछ गाँव में स्वैच्छिक लोगों ने आपस में किया है, बगैर चकबंदी के नहीं हो पाएगा। जो हम दो चीज़ें हैं, एक तो चकबंदी हो गया है ना, और एक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर हम फार्म सेक्टर की बात करें, उसके बगैर नहीं होगा। स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। एक खेत कहीं, एक खेत का एक हिस्सा कहीं है, एक हिस्सा कहीं है, आप उसमें क्या कर लोगे? चकबंदी तो रिक्वायर्ड है। एक कैरिंग कैपेसिटी को भी आपकी चिंता है एक उत्तराखंडी होने के नाते, बिकॉज कई शहरों में बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग डाल रहे हैं। हाँ, मैंने सिर्फ बोला कैरिंग कैपेसिटी को चिंता है, और खासकर जो हिल्स में जो छोटे शहर विकसित हो रहे हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी तो आपको करके अर्बन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हमारा रेट बहुत फास्ट है। और जिस तरह से आप देखें ना, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप दिल्ली से देखें, आप हाईवेज देख लें, अभी अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज देख लीजिए, एयरपोर्ट आपका डेवलप हो गया। अरे साहब, कर्णप्रयाग ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है ना। हाँ। 2-3 साल में देखो ट्रेन चली जाएगी। हाँ, कर्णप्रयाग, तो फिर है ना? वो उस और हिसाब रोड्स से देख लो, हमें प्लानिंग करनी हाँ, पड़ेगी। रोड देख लो कितनी बढ़िया हो गई है ना। पिथौरागढ़ तक की रोड, धारचूला तक की रोड कितनी बढ़िया हो गई है ना। तो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो हिल्स में अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आपने कहा जैसे सर हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जैसे सिक्किम ने अपने को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की तैयारी 2003 से शुरू की, और वो 2017-18 में एज ए ऑर्गेनिक स्टेट सर्टिफाइड हुआ। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड को भी शुरुआत करनी चाहिए कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहाड़ ऑर्गेनिक है, आप अभी से प्रयास करेंगे तो अगले 5-7-8 सालों में आपको मौका मिलेगा। और एक बार ऑर्गेनिक स्टेट का तमका मिलना, आप समझते हैं मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है? करनी चाहिए, और बाय डिफॉल्ट हम हैं, हमारे हिल एरियाज तो बाय डिफॉल्ट नहीं, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई मानता नहीं है ना, आज तो हर चीज़ कागज़ मांगते हैं या तो हर चीज़ का। नहीं, वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये आपको लगता है? हाँ, आएगा। अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या, मतलब पलायन आयोग आपने चलिए सर्वे कर लिया, आपने रिपोर्ट दे दी है ना, आपने कहा 317 है 327 पेज की एजुकेशन रिपोर्ट, 227, और जो महानुभाव पढ़ेगा प्लीज उसका नाम 24 जरूर रिपोर्ट्स है, देगा। 24 रिपोर्ट्स है। नहीं नहीं, ऐसा 24 नहीं है। रिपोर्ट्स 24 रिपोर्ट सबमिट की है हमने। 24, अच्छा, अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, वॉल्यूम्स में। अरे महाराज, नहीं, एजुकेशन पे एक रिपोर्ट है, हर सेक्टर पे, स्वरोजगार पे एक रिपोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक रिपोर्ट है ना, और पूरे स्टेट पे 2 रिपोर्ट्स हैं। कोविड के टाइम पे रिपोर्ट्स दिए, तो 24th रिपोर्ट। सर मुझे लगता है आपने इस राज्य को रिपोर्ट्स के नीचे दबा दिया है। नहीं, इतनी सारी रिपोर्टें नहीं, आपने दे दी। रिपोर्ट, सवाल इस बात का नहीं, रिपोर्ट्स का नहीं, रिपोर्ट्स का एक्शन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? रिपोर्ट्स में सुझाव हैं, और हम लोग, मतलब मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि सचिवों के साथ बैठ के या विभागों के साथ बैठ के ये जो सुझाव आए हैं, इनके क्रियान्वयन के लिए आप काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं। कल के दिन कोई आपसे पूछेगा, आप तो स्मार्टली कह देंगे, इतनी रिपोर्टें लेके खड़े रहेंगे, बोले साहब मैंने तो कर दिया अपना काम, अब इम्प्लीमेंट इनको करना है, करे ना करे इनकी मर्जी है, आप मेरे से मत पूछिए। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे से मत पूछिए, तो मेरा काम है ना, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं। मैंने जैसे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए जो आयोग की रिपोर्ट। एक डिपार्टमेंट मुझे बताइए जो बहुत एग्रेसिवली आपकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एग्रेसिवली एक डिपार्टमेंट का नाम लेना तो ठीक नहीं, मैं लेकिन जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक आ गया। देखिए, सभी कर रहे हैं, मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। मैंने आपको जैसे बोला, इसका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, कई योजनाएं अच्छी चल रही है ना। ग्राम विकास योजना है, ग्राम विकास विभाग है अपना, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है। SHGs बहुत अच्छा कर रही हैं। कभी आप बैठे, मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे लखपति दीदी का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज डूइंग रियली वेल। एंड मतलब हम, सर ये लखपति दीदी में, मतलब एक कॉमन मैन, मैं तो ये समझता हूँ लखपति दीदी का मतलब वो दीदी के पास लाखों रुपए होंगे, ऐसा है या कुछ और है? लाखों रुपए की कमाई है। हाँ, कैसे भाई, वो मान लो एपन बना रही है, कुछ भी काम कर रही है, ग्रुप में कर रही है ना, बहुत हैं, है ना। उससे देखिए उससे मैं आपको बताऊं कि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उसके, ये सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसके हाथ में एडिशनल पैसा आ रहा है, तो उस इकोनॉमी में एडिशनल पैसा जा रहा है। वो अपने बच्चों के लिए बुक्स खरीद सकती है ना, बच्चों के लिए और स्कूल की यूनिफॉर्म बना लेगी, है ना। उसका जो टाइम बच रहा है ना, वो टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर रही है। तो बेसिकली रूरल इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है। आपने जो टूरिज्म सेक्टर को लेकर रिपोर्ट दी, उसमें आपने स्पेसिफिक क्या कहा? हमने ये स्पेसिफिकली कहा है कि इको टूरिज्म पे, जो हमारा, हम उसको आज का टेक्निकल वर्ड उसका नेचर बेस्ड टूरिज्म बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। एक दूसरा, होम स्टेज हमारे यहाँ बहुत बन गए हैं, होम स्टेज में स्किलिंग की इशू है। एग्जैक्टली है ना, स्किलिंग का बहुत आप बड़ा रह issue के है। आए हैं, इसका मतलब हाँ, मैं रह के आया, तभी अनुभव मिलता है। रमेश जी, मेरा तो काम है, तो पहाड़ में घूमता रहता हूँ, कहीं होम स्टे का बोर्ड देखा, चल भाई क्या कर रहे हो तुम। और कई बार ऐसे होम स्टे ओनर्स भी हैं, मैं फिर जनरलाइज नहीं करूँगा, जिनको पता ही नहीं है कि
कस्टमर कहाँ से आएगा, वो सोच रहे हैं कि हम होम स्टे बना दिया, बोर्ड लगाए, कोई बस स्टैंड से उतरेगा पूछेगा भाई कोई होम स्टे है, वो नहीं होता। तो यहाँ है तो ना? गवर्नमेंट कैटलिस्ट की वो नहीं भूमिका होता। निभाए ना। हाँ, वो नहीं होता है ना। यहाँ टूरिज्म भाई- विभाग क्या कर रहा है भाई फिर? ओयो ट्रिबो है ना, आप देखो अगर मान लो आप मुंबई से चल रहे हो तो आप तो ऑलरेडी उसका सारा प्लान करके चलते हो, पेमेंट आप ऑनलाइन करके चलते हो, है ना। वो स्किल जो है वो अभी नहीं है, जो पढ़ा लिखा हुआ है वो तो कर रहा है। तो सर यही तो गवर्नमेंट बिठा दे 3-4 लोगों को जो ये सारी वेबसाइट के साथ लिंक अप कर दे हमारे होम स्टेज को, और लगातार उनको स्किल भी करते रहे, बताते भी रहे। देखिए गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं। जब से आप बने हैं, अपार्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, आपको किसी मिनिस्टर ने अपने यहाँ बुलाया कि नेगी साहब बताइए कि हम माइग्रेशन को रोकने में हमारा मिनिस्ट्री क्या हाँ कर सकती चीफ मिनिस्टर, हाँ मिनिस्टर्स ने बुलाया, मिनिस्टर से बात होती है, और प्लस विधानसभा में देयर इज अ कमेटी, विधानसभा की भी कमेटी है, ऐसा मतलब विधानसभा की कमेटी माइग्रेशन पे हमारे खजान दास जी उसके चेयर करते हैं, और उसमें विधायक लोग हैं, उनसे भी इंटरेक्शन। है? वो तो पहाड़ थे तो लोग कहेंगे आप खुद ही पलायन कर गए। नहीं देखिए देखिए ये सवाल ये आप पे ही नहीं, मेरे पे भी उठते हैं, सब पे उठते हैं। नहीं वो देखिए, हमारे यहाँ कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। नहीं देखिए ऐसा है, विधानसभा की कमेटी है ना, इसमें हमारे खजान दास जी उसको चेयर करते हैं, उसमें और भी विधायक लोग हैं, उनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, वो भी सुझाव लेते हैं। देखिए आयोग एक थिंक टैंक था, और आयोग से बहुत लोग सुझाव लेते हैं, फॉर्मली या इनफॉर्मली। तो उन्होंने कभी कोई रिपोर्ट तैयार की विधानसभा मुझे की पता कमेटी नहीं, में? लेकिन उनसे बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं मेरे। तो जैसे आप सर कोई रिपोर्ट देते हैं, ये मैंडेटरी होती है या सिफारिशी होती है? आपका जो नहीं, आयोग है सिफारिशी मैंडेटरी नहीं होता। तो इसके लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट गवर्नमेंट बाध्य नहीं है एक्शन टेकन रिपोर्ट? बाध्य नहीं है, लेकिन हम लोग मीटिंग्स करके गवर्नमेंट मतलब जो सेक्रेटरी लेवल पे, मैं मिनिस्टर की आप पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग्स करके पूछते हैं साहब आपने क्या किया, है ना, क्यों नहीं किया, और इम्पैक्ट आता है, लेकिन ओवरनाइट नहीं होता। ठीक है, सरकार ओवरनाइट नहीं बदलती। सर बिकॉज आप फॉरेस्ट के डीजी रह चुके हैं भारत सरकार में, आपका बहुत लंबा अनुभव है। हम हर बार कहते हैं कि साहब, मैं देखता हूँ जब भी आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, साहब हमारा तो 71% फॉरेस्ट एरिया है, हमारे पास लैंड नहीं है, मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं। क्या ये 70% जो एरिया हमारे पास है जो फॉरेस्ट से है, क्या ये इकोनॉमी का केंद्र नहीं बन सकता सर? मैंने आपको बोला नेचर बेस्ड टूरिज्म, है ना, आपने कहा लोग पसंद करते हैं आना, है ना, और अगर यहाँ फॉरेस्ट नहीं होते, है ना, तो क्या लोग आते? क्या आपकी आबो हवा साफ रहती? क्या आपका इन्वायरमेंट स्टेबल रहता? है ना, तो ये गेम है। आप नहीं, बट ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना। नहीं, जिस क्वांटिफाई नहीं हो रहा, कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, क्वांटिफाई नहीं, नहीं कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहा है? आप मुझे बता दीजिए, फॉरेस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, आप देख लीजिए। नहीं, आपके पास फिगर्स है, मेरे पास अभी भी हैं। देखिए आप कॉर्बेट नेशनल पार्क देख लीजिए, अब मैंने देखा अभी कल फिगर कॉर्बेट नेशनल पार्क कितना? नहीं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म देखो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। मैं देखिए सर फॉरेस्ट में केवल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म थोड़ा है, फॉरेस्ट की तो अपनी कितनी बड़ी इकोनॉमी अब है। जैसे आप बी कीपिंग से ही कितनी बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, उस टाइप का डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे होम स्टे का है ना, आपने अभी होम स्टे की बात हुई, अब होम स्टे ओनर से जब बात होती है कईयों से, तो वो कहते हैं लोग 1 दिन 2 दिन बाद कोदो झंगारा खा के तंग आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ क्या है ना। तो हमने कहा साहब आप इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिंक करिए, ट्रैकिंग रूट्स बताइए, है ना, ट्रैकिंग रूट्स खुलवाइए। भाई होम स्टे में आदमी आएगा 1 दिन 2 दिन के बाद फिर बोर होने लगता है ना। कम ऐसे लोग हैं जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने घाम तापो योजना का अनाउंस किया, तो भाई आप नियरेस्ट आप ट्रेल बता दीजिए, नेचर ट्रेल बता दीजिए, है ना, कहाँ जाना है, कोई पीक है वहाँ से व्यूज़ अच्छे हैं, है ना, अच्छा जंगल दिखता है ना। तो हम ये पलायन आयोग को बताना पड़ रहा है। नहीं, हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं आप इससे लिंक करिए। नहीं, पलायन आयोग नहीं बता रहा है ना, जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फिर टूरिज्म विभाग क्या कर रहा है? नहीं, अगर पलायन आयोग को बताना पड़ रहा है तो उसका काम है। नहीं, हम ये कह रहे हैं आप लिंक करिए। ट्रू, होम स्टे बिल्कुल वाले करना को पड़ेगा। होम स्टे वाले को पता होना चाहिए। होम स्टे में अगर मान लो मैं होम स्टे चला रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है ना। वो 1-2 दिन बाद पूछेंगे यार क्या है देखने को, है ना। तो ये जो कनेक्टिविटी, मतलब आपको एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट पे काम करना पड़ेगा ना। केवल आपने होम स्टे खोल दिया, आपने सोचा 2 लोग रोके, तो आपको उसको एग्रीकल्चर से जोड़ना है, आपको उसको टूरिज्म से जोड़ना है, ट्रैकिंग से जोड़ना है, एडवेंचर से जोड़ना है, क्राफ्टिंग करनी है, वो करना है ना। तो वो एक है, और प्लस उसको स्किल आना चाहिए, कैसे सर्व करना है, बिस्तर कैसे बिछाना है ना। रेगुलर स्किलिंग तो आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पर गवर्नमेंट का एक रोल आ जाता है। हाँ, बड़ा रोल आ जाता है। वो सरकार को करना है, या उसको किसी ओयो ट्रिबो एयरबीएनबी से लिंक करना है, तो वो फिर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और सवाल, ये मैं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष होने के नाते नहीं पूछ रहा, मुझे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि नेगी जी से ये सवाल जरूर पूछना कि कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट अभी जारी की
उत्तराखंड के फॉरेस्ट को लेकर उनकी कैंपा योजना के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने कैंपा का जो 13.76 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो लैपटॉप, मतलब वो उनका उनका एक था इन एडमिसिबल एक्टिविटीज़ पे खर्च कर दिया 13.86 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी सामान्य सी बात होती है डिपार्टमेंट में, या आपको लगता है ये क्रिमिनल एक्ट है? सामान्य से बात नहीं होती। देखिए कैंपा क्या है, कैंपा की जस्ट हिस्ट्री में बताऊं, जब मैं डीजी था तो एक एडहॉक कैंपा होता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एडहॉक कमेटी बना दी थी और ये कहा था कि कैंपा का पैसा खर्च नहीं होगा। देखिए कैंपा का बैकग्राउंड ये है कि जब फॉरेस्ट हम किसी यूज़ के लिए देते हैं तो फॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन होता है कंपल्सरी फॉर, लेकिन स्टेट्स नहीं कर पा रही थी उसको। ये 2006 के आसपास की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये एक डीजी फॉरेस्ट की हम कमेटी बनाते, सारा पैसा कैंपा एडहॉक कैंपा को दे दो, और एज डीजी फॉरेस्ट मैंने भी कंट्रोल किया। फिर हमें लगा कि यार ये तो स्टेटों का पैसा है, स्टेट ने खर्च करना चाहिए। तो ये कैंपा एक्ट बना जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें कैंपा रूल बना, ये मेरे टेन्योर में हुआ है। इसमें एडमिसिबल इन एडमिसिबल एक्टिविटीज़ है, ये नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उत्तराखंड क्योंकि मेरा कैडर नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है इसकी शायद इंक्वायरी हो रही है ना, लेकिन एडमिसिबल एक्टिविटीज़ नहीं है। ये एडमिसिबल एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट है, उसमें रूल्स हैं बकायदा। रूल्स में लिस्ट है। नहीं तो ये इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हैं ये सब करने की? इसका तो मतलब ये तो विभाग बताएगा, लेकिन आपने भी अपने टाइम में किया? मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है। तो यहाँ सब चलता है। पता नहीं किसने किया क्या किया, तो देखिए इंक्वायरी में पता लगेगा। ये अलाउड एडमिसिबल नहीं है। एडमिसिबल होता तो फिर सीएजी क्यों लिखता? बट आपको लगता है कि देखिए सीएजी तो बहुत सारी रिपोर्ट देता है, कोई वो नहीं, लेकिन सीएजी के आपको लगता है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए? भाई आप इतना इम्पोर्टेंट पैसा आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं है ना, इन एडमिनिस्ट्रेबल एक्टिविटीज़ के लिए आप नहीं कर सकते भाई। और आपको बेसिकली ये ब्लड मनी है। मैं तो ये बोलता था जब मैं डीजी था, ब्लड मनी इन द सेंस कि आपका जंगल कटा, आपका जंगल डाइवर्ट हुआ है ना, चाहे वो रोड के लिए हुआ, किसी चीज़ के लिए हुआ, आप उसको कंपनसेट कर रहे हो। बेसिकली इट्स अ कंपनसेशन मनी, है ना। तो कंपनसेट आप जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। कंपनसेट, देखिए आपने एक बड़ा पेड़ काटा और लगाया आपने छोटा पौधा, तो वो बड़े होते होते 20-25 साल 30 साल लगाएगा, तो उसके जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, है ना, वो तो लॉस हो रहा है। तो आपको तुरंत एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ये तो उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है एक्ट का, क्योंकि ये एक्ट मेरे टाइम का बना हुआ है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक मास है हमारे यहाँ का, जिस तरह से आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो कितने सीरियस होते हैं आपकी रिपोर्ट को लेकर, और वो कितने पैशनेट तरीके से वो एक्शन लेने की बात करते हैं, या आपको कोई दिक्कत होती है? देखिए हमको फ़ायदा ये है कि मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना, तो मुख्यमंत्री बीच बीच में बैठक ले लेते हैं। या उन्होंने पीछे जैसे आनंद वर्धन जी जब एसीएस थे तो उनको कहा था कि आप इसमें बैठक लो, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी रिपोर्ट्स में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तुरंत लागू हो जाएगी, ज़रूरी नहीं होता। गवर्नमेंट का अपना सिस्टम होता है, कई बार इनके पास कोई रूल नहीं है, कोई पॉलिसी चेंजेस करनी है, वो कैबिनेट तक जाता है, तो वो उसमें टाइम लगता है। जैसे मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का बताया, उसमें समय लगा, है ना। हमने रिकमेंडेशन कब दी थी, अब करके अब वो रोल आउट हो गया है, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन सपोर्टिव है बहुत। हाँ सपोर्टिव है, सीएम चेयर कर रहे हैं, सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि लोग माइग्रेशन को लाइटली लेते हैं, ऐसा नहीं। कभी आपको नहीं लगा यार मैं कहाँ फंस गया, और कोई करने को तो तैयार है नहीं, हम रिपोर्ट बना बना के क्या करें? मैं सीरियस पूछ रहा हूँ सर। देखिए कहाँ फंस गए ना, वो तो मैं अपने या आप भी सोचते हैं यार ये पलायन आयोग है तो? देखिए ऐसा है, रिटायरमेंट के बाद मैं उत्तराखंड लौटा, है ना, मतलब आई हैड ऑप्शंस टू स्टे ऑन इन दिल्ली, है ना, रादर दिल्ली रह के मैं ज़्यादा लगता था, लेकिन मैं लौटा। मेरे फैमिली ने भी डिसाइड किया कि नहीं यार, अब जो भी करना है मरना वही करना है, हम यहीं के हैं, यहीं से हम पले बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं गवर्नमेंट सिस्टम को समझता हूँ। गवर्नमेंट सिस्टम में ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती, हो भी नहीं सकती, है ना। गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर के हिसाब से चलता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा है ये 2030 तक कुछ चमत्कार करेगा? चमत्कार तो कर ही रहा है, आप भी घूम रहे हैं, फर्क तो पड़ रहा है। चमत्कार तो नहीं बोलूंगा, नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप भी घूम रहे हैं, है ना, फर्क पड़ रहा है ना। एसडीजी में हम सबसे ऊपर आ गए भाई, चलो मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन फर्क पड़ रहा है। देखो आप भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम केरला और हम ऑलमोस्ट एक ही जगह पे खड़े हैं। तो देखिए फर्क पड़ रहा है ना। चमत्कार, आई डोंट नो आप चमत्कार किस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, जब आप चमत्कार करेंगे तभी लोग नमस्कार करेंगे। आप बोलेंगे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन हम एसडीजी में सबसे ऊपर हैं इस समय, तो फर्क तो पड़ रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग। और पहाड़ में भी फर्क पड़ रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग। और हिमाचल मॉडल पे हम जा रहे हैं।
हिमाचल में फार्म सेक्टर में, हमारा नॉन फार्म में है। हम तभी कर पाएंगे हिमाचल सेक्टर को, ये छोटे बवेजा बड़े बवेजा टाइप के लोग जो हैं, मैं ये नॉन फार्म इस सेक्टर की बात सेक्टर को कर, छोड़ नहीं हमारा नॉन फार्म सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है। नॉन फार्म सेक्टर, तो ये तो आप मानेंगे ना, जो मैंने गलत मतलब मैंने शब्द ऐसे थे, जो छोटे बवेजा बड़े बवेजा आज भी बैठे हुए हैं, इनसे बचाना तो पड़ेगा ना हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सर। अब मतलब चलिए नाम नहीं किसी का लेना चाहिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है। इम्प्रूवमेंट तो हमेशा हर सिस्टम में रिक्वायर्ड है ना, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, ये तो आपको भी पता होगा। चलिए सर, डॉक्टर नेगी Thank you. बहुत धन्यवाद। Thank you और very मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलके एक अच्छे उत्तराखंड को बनाने में बहुत कोशिश करें, और खासकर पहाड़ के इलाकों को हम दोबारा गुलजार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया ना तो गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। अरे कोई रहता ही नहीं तो हमें क्या करना हाँ वहाँ? नहीं, कोई अब लोग रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब अभी 45-50 लाख 50 लाख लोग तो हैं गांव के अंदर, पहाड़ में। हाँ। तो ये और बढ़ सकते हैं, लैंड बहुत है वहाँ पर, लैंड बहुत है ना, लाइफ बहुत अच्छी बहुत है। और पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए, बहुत Thank you. धन्यवाद सर, Thank you. बहुत आभार आपका। तो डॉक्टर शरद सिंह नेगी से हमने बहुत मुद्दों पे बात की। पलायन रुकेगा कैसे, नॉन फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इन डिफरेंट सेक्टर में आने वाला भविष्य क्या है, और साथ ही साथ किस तरह से हम उत्तराखंड राज्य को सशक्त बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हमने बात की। और मैं जैसे अमूमन कहता हूं, अगर आप चाहते हैं किसी महानुभाव को बुलाना देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में, आप हमें ये सुझाव भेज सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।